आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। मैं हूं आपके साथ आपकी मेजबान हकीम फरशदा। खबरों की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर असेंबली सेशन का आगाज हो चुका है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर असेंबली सेशन का आगाज। स्पीकर ने असेंबली में किया खिताब। लीडरान के पहुंचने का सिलसिला जारी है। कई अहम मुद्दों पर होगी बहस। मुकम्मल रियासत की तजवीज़ पर चर्चा अहम। हुकूमत अपोजिशन दोनों ने तैयारी पूरी की। 450 सवाल और 13 प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर में असेंबली सेशन का आगाज हो चुका है। स्पीकर ने असेंबली में किया खिताब। लीडरान के पहुंचने का सिलसिला जारी है। कई अहम मुद्दों पर होगी बहस। मुकम्मल रियासत की तजवीज़ पर चर्चा अहम। हुकूमत अपोजिशन दोनों ने तैयारी पूरी की। 450 सवाल और 13 प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश होंगे। बड़ी खबर आपको असेंबली सेशन के हवाले से बता रहे हैं नाजरीन। जम्मू कश्मीर असेंबली सेशन का आगाज हो चुका है। स्पीकर ने असेंबली में किया है खिताब। लीडरान के पहुंचने का सिलसिला जारी। कई अहम मुद्दों पर होगी बहस। मुकम्मल रियासत की तजवीज़ पर चर्चा अहम। हुकूमत अपोजिशन दोनों ने तैयारी पूरी की। 450 सवाल और 13 प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश होंगे। तफसीलात के लिए हमारे साथ मीर उमर श्रीनगर से जुड़ चुके हैं। जानना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर असेंबली सेशन का आगाज कब हुआ है और स्पीकर ने असेंबली में क्या कुछ खिताब किया है? मीर वेल देखिए, असेंबली का तो सेशन जो है वो बिल्कुल अभी शुरू हो चुका है और इस हवाले से आज क्योंकि पहला दिन है और रिवायती तौर पर आज का दिन खराज अकीदत के लिए होता है और खासतौर पर जो लीडरान इस वक्फे के अंदर जो है फौत हो चुके होते हैं उनको लेकर जो है आज पहले दिन उनको खराज अकीदत पेश किया जाता है, जिसमें खासतौर पर जो आज लेजिस्लेटिव असेंबली की तरफ से जो नाम जो है वो जाहिर हुए हैं। एटलीस्ट 6 ऐसे लीडरान हैं जिनकी फौत इस वक्फे के दरमियान हुई है। अगर आप 2 सेशंस की बात करें जिसमें सत्यपाल मलिक भी है, गुलचैन सिंह चरक है, दीनानाथ भगत है जो कि फॉर्मर एमएलए रह चुके हैं। अगर हम गुलाम नबी शाहीन की बात करें जो फॉर्मर एमएलसी थे, उसके बाद रमेश अरोड़ा फॉर्मर एमएलसी थे, सरदार मोहम्मद अखलाक खान फॉर्मर एमएलसी थे। ये 6 जो है ऐसे लीडरान रहे हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अवाम की रहनुमाई की है, नुमाइंदगी की है, पॉलिटिकल स्फीयर में अपनी प्रेजेंस दिखाई है, लेकिन अब ये इस दुनिया में मौजूद नहीं है। तो इस सिलसिले में आज का जो तो इस सेशन में रहता है, इस सेशन में किन अहम मुद्दों पर बहस हो सकती है? देखिए, मैं बिल्कुल यही बात आपसे कह रहा था कि जो पहला दिन जो है वो ऑब्जर्वरी का रहता है, तो इसमें खासतौर पर ज्यादातर किसी मुद्दे को लेकर जो है डिस्कशंस नहीं रहते हैं, क्योंकि आज ये खराज अकीदत का दिन रहता है। तो इसमें ज्यादातर जितने भी एमएलएज रहते हैं जो इनसाइड जो असेंबली हाउस में रहते हैं, वो खास तौर पर आज इन सभी लीडरान को लेकर जो है अपनी अपनी तरफ से खराज अकीदत पेश करेंगे। और एज ऑफ नाउ जिस तरह से अभी करंटली जो लिस्ट ऑफ बिजनेस बनाया गया है उसमें खासतौर पर ऑब्जर्वरी के बारे में जिक्र किया गया है और जो चाहे हम बिल्स की बात करें या जो अभी प्रपोजल रखे गए हैं उनको लेकर जो है शायद आने वाले वक्त में डिस्कशंस हो सकते हैं। और इनफैक्ट जैसे ही आज ये सेशन शुरू होना था तो उससे पहले ही तनवीर सादिक जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन है, उनके साथ हिलाल अकबर और लोन और जो बाकी लेजिस्लेटर या एमएलएज है, उन्होंने आज एक साइलेंट प्रोटेस्ट भी जो है असेंबली सेशन जो है प्रमाइसेस है। मीर, एक अहम सवाल जो आपसे जानना चाहते हैं वो ये है कि कितने प्राइवेट मेंबर्स के द्वारा बिल पेश की जा सकती है इस सेशन में? वेल देखिए, सेशन में तो अभी और मजीद इजाफा हो सकता है। अभी 58 के हिसाब से बताया गया है कि 58 जो ऐसे प्रपोजल्स जो है वो आगे फॉरवर्ड कर दिए गए हैं बैलेट प्रोसेस में, लेकिन उसमें से अभी 7 जो है करंटली अप्रूव हुए हैं। हालांकि उसमें पीडीपी ने भी अपनी तरफ से कई सारे जो प्रपोजल्स जो है वो रखे गए थे, जिसमें खासतौर पर वक्फ बोर्ड का एक इम्पोर्टेंट प्रपोजल माना जा रहा है पीडीपी की तरफ से। जिस तरह से पीडीपी का मानना था कि जो मुस्लिम मुत्तहद जो एक यूनाइटेड काउंसिल जो है उनके दायरे में ज्यादातर जो है यहाँ पे रिलीजियस फॉर्मेट्स आते हैं, चाहे आप सुन्नी फिरके की बात करें या सुन्नी शिया मजहब की बात करें, तो वो बड़े लेवल पे रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो जो खासतौर पर वक्फ बोर्ड का जो एक मैनेजमेंट जो है वो एमएमयू को दिया जाना चाहिए,
लेकिन उसको पहले ही जो है उसको मुस्तरद किया गया, उसको खारिज किया गया। तो ओवरऑल लेवल पे ये जरूर कह सकते हैं कि 58 अभी प्रपोजल्स जो है ऑन बोर्ड लिए गए थे, लेकिन जिसमें से अभी करंटली 7 जो है वो अप्रूव हुए हैं। मजीद आने वाले वक्त में शायद कुछ और मॉडिफिकेशन या डेवलपमेंट्स जो है पॉसिबली देखने को मिल सकती है, लेकिन आज के दिन के पर्टिकुलरली अगर आप बात करें तो और वहीं पे अगर हम बात करें मीर, तो हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने किस हद तक अपनी तैयारियां जो है वो पूरी की है? वेल देखिए, आज इस हवाले से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक अहम मीटिंग जो है अर्ली इन द मॉर्निंग यही श्रीनगर में हुई थी, जिसकी सरबराही जो है सुनील शर्मा कर रहे थे, जो कि एलओपी है। उस मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी के सभी एमएलएस मौजूद थे और खासतौर पर उनका मानना था कि करंट गवर्नमेंट को 1 साल मुकम्मल हो चुका है और खासतौर पर जो उन्होंने अपनी तरफ से प्रोमिसेस किए थे, गारंटीज दी थी, लोगों से वायदे किए थे, उनको लेकर उनको असेंबली में घेरा जाएगा। क्योंकि आज का दिन जो है एक्चुअली का है, तो शायद ही पॉसिबल है कि इस मुद्दे को लेकर जो है आज अपोजिशन की तरफ से भी कोई बात नहीं। आमिर, आप हमारे साथ बने रहिए। एक अहम खबर नाजरीन जो आपको हम बताना जा रहे हैं वो ये है, जम्मू कश्मीर असेंबली सेशन का आगाज आज से हो गया है। सेशन के हंगामेदार रहने के पूरे आसार है। बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी एमएलए चेनानी बलवंत सिंह मंकोतिया ने कहा है कि अब हुकूमत को अपने इंतखाबी वादों की याद दिलाने का वक्त है। इस बार ज़बरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस सरकार की जो कमिटमेंट हैं, जो वादे हैं, उनको सरकार को अकाउंटेबल बनाएगी। जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि आप 1 लाख नौकरी देंगे, आप सिलेंडर फ्री देंगे, आप राशन फ्री देंगे, जो भी कमिटमेंट उन्होंने करी है, अब 1 साल हो गया है, तो अब टाइम आ गया है कि उनको अकाउंटेबल बनाया जाए, उनको इस चीज़ का जवाब देना है। सरकार ने जो अपना मैनिफेस्टो में जो भी वादे किए हैं, उन सभी वादों को आप सरकार से पूछेंगे कि क्या हुआ। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का एहतजाज, तनवीर सादिक और कांग्रेस एमएलए शामिल, फ्री महराज मलिक के स्लोगन लगाए गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हुकूमत से पीएसए रद्द करने की मांग की गई है। महराज पीएसए के तहत कठुआ जेल में है बंद। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर तनवीर सादिक और कांग्रेस के अराकीन असेंबली ने एक जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा किया है। एहतजाज का मकसद डोडा के एमएलए महराज मलिक की रिहाई की मांग करना था, जिन्हें पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत कठुआ जेल में बंद किया गया है। अराकीन असेंबली ने फ्री महराज मलिक जैसे स्लोगन लगाए और तख्तियां उठाकर पीएसए को जमहूरियत के लिए एक झटका करार दिया। उन्होंने हुकूमत से अपील की है कि एमएलए को रिहा किया जाए और तमाम मुंतखब नुमाइंदों की जमहूरी आज़ादी बहाल की जाए। एहतजाज के दौरान ये पैगाम दिया गया कि जमहूरी अमल और मुंतखब एमएलए के हुकूक का एहतराम जरूरी है। कोई तेवर नहीं दिखाए हैं। महराज मलिक साहब एक चुनिंदा अपने लोगों के नुमाइंदे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस और हम सब उनके जो कुलीग्स हैं ये चाहते हैं कि महराज मलिक एक चुनिंदा है, उनको लोगों ने चुना है। इस जमहूरियत का सबसे बड़ा गहना है कि लोग वोट करते हैं और अपना चुनिंदा नुमाइंदा असेंबली में भेजते हैं। हम चाहते हैं और हमारी अपील होगी कि जल्द से जल्द महराज मलिक साहब को रिलीज़ किया जाए, ताकि वो भी अपने जो फ़राइज़ हैं, अपने जो एज एमएलए जो इस असेंबली में करना चाहते हैं वो करें। और मुझे लगता है चुनिंदा नुमाइंदे को कभी अरेस्ट नहीं करना चाहिए। हम बाहर एक साइलेंट प्रोटेस्ट में हैं कि किसी तरीके से महराज मलिक साहब को यहाँ रिलीज किया जाए, ताकि वो असेंबली में आके अपने लोगों की तर्जुमा। तफसीलात के लिए हमारे साथ श्रीनगर से मीर उमर जुड़ चुके हैं। जानना चाहेंगे, श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का एहतजाज हुआ है, जिसमें तनवीर सादिक और कांग्रेस के एमएलए शामिल थे, जिन्होंने फ्री महराज मलिक के स्लोगन लगाए हैं। क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से? जी बिल्कुल, क्योंकि आज असेंबली सेशन होने से पहले ही स्पोक्स पर्सन जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के और बाकी हिलाल अकबर लोन भी उस एहतजाज में शामिल थे, और बाकी जितने भी एमएलए साहिबान हैं जो वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने अपने हाथ में प्ले कार्ड्स रखे थे। उसमें खासतौर पर महराज मलिक को रिलीज करने का उन्होंने जिक्र किया। हालांकि तनवीर सादिक ने बिल्कुल साफ तौर पर कहा कि वो महराज मलिक एक पब्लिक के नुमाइंदे हैं, पब्लिक के चुने हुए एक रिप्रेजेंटेटिव है, और उनका हक बनता है कि वो पब्लिक की प्रॉपर तरीके से नुमाइंदगी कर पाए। क्योंकि असेंबली सेशन का शुरुआत हुआ है, आगाज हुआ है, तो इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो एमएलए डोडा की जो एक पर्सनल और एक ऑफिशियल जो रिप्रेजेंटेशन जो है
वो असेंबली सेशन में होनी थी, जिसकी वजह से अब लोगों की जो ख्वाहिशात है, खासतौर पर अगर हम थोड़ा की बात करें, शायद अब ऐवान में प्रॉपर तरीके से नहीं उठ पाएगी, क्योंकि उनके रिप्रेजेंटेटिव जो है ऐवान में मौजूद इस वक्त नहीं है। और इस बात को लेकर जो है आज तनवीर सादिक के साथ साथ बाकी जो एमएलए साहिबान जो है उन्होंने अपनी तरफ से इसी बात की इत्तला की कि उनको वापस रिलीज किया जाना चाहिए, ताकि जिस चीज के लिए उनको डोडा की आवाम ने चुना है नुमाइंदे के तौर पर, वो नुमाइंदगी प्रॉपर तरीके से कर पाए और लोगों की तर्जुमानी जो है सही तरीके से कर पाए। हालांकि तनवीर सादिक ने कहा कि इससे पहले भी उन्होंने इस बात को रेज करने की लगातार कोशिश की है कि एक एमएलए को जो है अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वो लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। और उनका ये भी मानना है कि महराज मलिक ने जो है किसी भी तरीके से कोई ऐसी गलती नहीं की थी जिसको लेकर जो है उनको इतनी बड़ी सजा जो है वो मिलनी चाहिए। उनका मानना है कि वो क्योंकि पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव है, नुमाइंदे हैं, और आज पब्लिक की बात होने वाली है, और क्योंकि सभी एमएलए साहिबान जो है अपने अपने इलाकों को लेकर, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज को लेकर अपनी रिप्रेजेंटेशन जो है आज से शुरू करेंगे देना कि सरकार को आने वाले वक्त में उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए किस तरह से डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट या प्रोग्राम। महराज मलिक किस एक्ट के तहत कठुआ जेल में बंद किए गए हैं? वेल देखिए, उनके ऊपर तो बेसिकली अभी पीएसए लगा हुआ है और पीएसए के अंडर जो है अभी वो हिरासत में है, क्योंकि कुछ वक्त पहले जब उन्होंने एक स्टेटमेंट्स दिए थे जो कि एक हाई ऑफिशियल के बारे में उन्होंने दिए थे, और जिसको लेकर जो है फिर वहां पे थोड़े बहुत हालात भी डिस्टर्ब हुए थे। उन सभी चीजों को मद्देनजर रखे जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने इस तरह का कदम उठाया था कि हालात को मामूल में रखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को पीसफुल और उसको मेंटेन रखने के लिए इस तरह के इकदाम उठाए गए थे, और उसी दायरे में रख के उनको पीएसए के अंडर जो है वो बुक किया गया है। और करंटली वो अभी जेल में है, लेकिन रिसेंटली जिस तरह से राज्यसभा के हवाले से भी जो है महराज मलिक का नाम उठा था, तो उसको लेकर बताया गया है कि उनको जो है पोस्टल बैलेट की जो है, पोस्टल वोटिंग की जो है वो इजाजत दी गई है। यानी कि ये बात तो बिल्कुल साफ तौर पर जाहिर है कि वो पर्सनल जो एक प्रेजेंटेशन जो है वो असेंबली में नहीं दे पाएंगे, क्योंकि राज्यसभा की सीट को लेकर जब उनसे वोट के हवाले से बात की गई थी तो उस वक्त जो है पोस्टल वोट का जिक्र किया गया था। तो ये बज़ाहिर बिल्कुल बात क्लियर है कि शायद इस असेंबली में वो हमें पर्सनली जो है वो इस हॉल में हमें देखने को नहीं मिलेंगे। उसी चीज को लेकर जो है कंसर्नली जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो स्पोक्स पर्सन भी है उन्होंने या एमएलए जरीबल भी है तनवीर सादिक, उन्होंने साफ तौर पर इस बात का इजहार किया कि महराज मलिक डोडा के अवाम के रिप्रेजेंटेटिव हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुपियां पुलिस ने नशे के कारोबार से जुड़े मामलों में सख्त कार्रवाई करते हुए मुख्तार अहमद की एक मंजिला रिहायशी इमलाक जब्त की है। इमलाक की कीमत 15,44,523 है। पुलिस ने पाया कि ये घर गैर कानूनी नशे की फरोख्त से पैसा कमाकर खरीदा गया था। मुख्तार अहमद पहले भी कई एनडीपीएस मामलात में शामिल रह चुके हैं, जिनमें एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। शुपियां पुलिस ने आवाम से अपील की है कि वो किसी भी नशे से मुतालिक मालूमात फौरन पुलिस को दे। ये कार्रवाई पुलिस के नशे के खिलाफ सख्त रुख को दिखाती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं शुपियां जिले से। शुपियां पुलिस ने नशे के कारोबार से जुड़े मामलों में सख्त कार्रवाई करते हुए मुख्तार अहमद की एक मंजिला रिहायशी इमलाक जब्त की है। इमलाक की कीमत 15,44,523 है। पुलिस ने पाया कि ये घर गैर कानूनी नशे की फरोख्त से पैसा कमाकर खरीदा गया था। मुख्तार अहमद पहले भी कई एनडीपीएस मामलात में शामिल रह चुके हैं, जिनमें एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। शुपियां पुलिस ने अवाम से अपील की है कि वो किसी भी नशे से मुतल्लिक मालूमात फौरन पुलिस को दे। तफसीलात के लिए हमारे साथ जुनैद गुलजार जुड़ चुके हैं। जुनैद जी, जानना चाहेंगे शुपियां पुलिस ने नशे के कारोबार से जुड़े मामलों में सख्त कार्रवाई आज की है, इस हवाले से क्या कुछ तफसीलात है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हम देखते आ रहे हैं कि लगातार पिछले कई सालों से या पिछले कई महीनों से लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस जो है नशा तस्करों के खिलाफ जो है कार्रवाई करती आ रही, चाहे वो एनडीपीएस एक्ट के साथ, चाहे वो प्रॉपर्टी को जो है अटैच करते हुए या फिर चाहे उन्हें सजा देते हुए जो है कार्रवाई करते हुए। लेकिन जिस तरह से हमने देखा था कि जिला शोपियान में भी पिछले कई दिनों से लगातार ये कार्रवाई जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से
देखने को मिल रही है। और आज जो है ये देखा गया कि शोपियान पुलिस ने मेमंतर इलाके में एक जो है नामी मुख्तार अहमद न्यायकू के घर को जो है अटैच किया गया। और बताया जा रहा है कि ये घर जो है इसने इलीगली इसी नशे तस्करी को जो है कारोबार करते हुए इसको जो है खरीदा है। और जाहिर सी बात है ये तो जुनैद, कैसा इलीगल कारोबार कर रहे थे ये, जिसकी वजह से इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है? बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मुख्तार अहमद न्यायकू जो है ये कहीं जो है एफआईआर के तहत के तहत लगे थे शोपियान पुलिस स्टेशन में। और मैं आपको बता दूं कि एफआईआर नंबर 1 था जो 41/2016 में लगा था, और दूसरा एफआईआर 27/2020 पे जो लगा था ये इसी के खिलाफ लगा था कि ये जो है इलीगल ड्रग्स और नारकोटिक्स की जो है। और अभी जो कार्रवाई हुई है उसके तहत क्या कुछ बताया जा रहा है? जो इमलाक की कीमत है वो कितनी है? बिल्कुल देखिए, एक पुलिस के मुताबिक जो रेजिडेंशियल हाउस मेमंदर में इसकी जो है अटैच किया गया वो जो है तकरीबन 15.5 लाख के जो है इसकी रकम बताई जा रही है। और ये सर्वे नंबर 400 जो है पे है। और जाहिर सी बात है कि शोपियान पुलिस ने ये कार्रवाई करते हुए जिले में जो है बड़ी कार्रवाई अमल में लाई है, क्योंकि इससे पहले भी कई सारे इस तरह के प्रॉपर्टीज अटैच की गई, कहीं को जो है एक्ट के तहत जो है गिरफ्तार सजाई दिए गए। और जाहिर सी बात है कि ये कहा जा रहा है कि ये इससे लीगली ये मकान। आखिर में आपसे एक अहम सवाल जानना चाहेंगे, आज क्या कोई एफआईआर इनके खिलाफ दर्ज किया गया है पुलिस के हवाले से? देखिए, फिलहाल इसकी जो है मजीद तफ्तीश फिलहाल जारी है। अब पिछले कई सालों से इसके खिलाफ कार्रवाई चल रही थी, कोर्ट केसेस जारी चल रही थी और जांच पड़ताल जारी थी। और ये पाया गया कि ये वाकई तौर पर जो है इलीगल ड्रग्स और नारकोटिक्स में जो इन्वॉल्व था और इसकी प्रॉपर्टी अटैच की गई। लेकिन फिलहाल इस पर कार्रवाई जारी है और अभी फिलहाल इसमें मजीद आज का जो है एफआईआर आना बाकी है और मजीद तफसीलात आने भी अभी बाकी है। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद। उधमपुर में बाइक हादसे में 2 लोगों की मौत, बेकाबू बाइक 400 फीट गहरी खाई में गिरी। पुलिस ने हादसे की तफ्तीश शुरू की। बड़ी खबर आपको उधमपुर से बता रहे हैं। उधमपुर में बाइक हादसा पेश आया है। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। बेकाबू बाइक 400 फीट गहरी खाई में गिरी है। पुलिस ने हादसे की तफ्तीश शुरू कर दी है। उधमपुर में बाइक हादसा पेश आया है। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। बेकाबू बाइक 400 फीट गहरी खाई में गिरी। पुलिस ने हादसे की तफ्तीश शुरू की। उधमपुर में बाइक हादसा पेश आया है। हादसे में 2 अफराद हलाक। 400 मजीद आपको बता दें, 400 फीट गहरी खाई में गिरी है बाइक। पुलिस ने हादसे की तफ्तीश शुरू की है। बांडीपोरा के फिल्म मेकर और प्रोड्यूसर सुहेल सईद लोन कश्मीर और भारतीय फौज पर मबनी नई फिल्म बनाने जा रहे हैं। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ खास गुफ्तगू में उन्होंने बताया कि फिल्म की शूटिंग का स्केड्यूल कुल 110 दिन का होगा, जिसमें तकरीबन 45 दिन कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों बांडीपोरा, साउथ एंड नॉर्थ में शूट होंगे। इस फिल्म के बारे में और क्या खास बातें सुहेल सईद ने बताई, दिखाते हैं आपको। आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख और मैं हूं आपके साथ वाहिद मकबूल। नाज़रीन, आपको पता ही है कि जो बांडीपोरा है इल्म अदब और आपका गहवरा है, वहीं यहाँ अगर हम यूथ्स के हवाले से बात करें तो उनमें काफ़ी जो टैलेंट है वो भरा हुआ है। बात करने के लिए आज हमारे साथ एक टैलेंट जो है सुहेल अहमद, जिन्होंने काफ़ी काम किया है। साथ ही साथ जो आने वाले उनकी जो मूवीज़ है उस पर भी बात करेंगे। सुहेल साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम है। मुझे ये बताएं क्योंकि बांडीपोरा से लेकर आपका जो सफ़र है मुंबई तक रहा, अभी मुख्तलिफ जो फिल्म्स है उसमें आपने काम किया है और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अब बांडीपोरा में आप फिल्म बनाने जा रहे हैं, तो उस हवाले से थोड़ा बताएं।
ये जो मूवी है, मैं आपको भाई, मैं एक मूवी कर रहा हूँ, ये इंडियन आर्मी पे है, आरआर पे है, द सागा ऑफ रशिया राइफल, दृढ़ता एंड वीरता सेम ही है। इस मूवी का जो शूट है मेरा ऑलमोस्ट 110 दिन का है टोटल शेड्यूल, जो मेरा 110 दिन में मेरा 45 डेज का शेड्यूल बांडीपुरा है एंड फिर साउथ कश्मीर है, फिर नॉर्थ कश्मीर सोपोर है। मतलब ऑलमोस्ट इसमें मैंने पूरा कश्मीर कवर किया, क्योंकि आरआर है तो पूरा कश्मीर कवर करना था। एंड फिर थोड़ा मुझे इसमें 10 से 15 दिन का शूट खाली मेरा है आउटसाइड, मतलब मुंबई से बाद जैसे देहरादून है इंडियन मिलिट्री एकेडमी का, वहाँ पे 10 से 15, बाकी पूरा मेरा जो इसका 100 डेज का शूट है वो कश्मीर में है। और अब 100 डेज शूट आज तक कश्मीर में कभी किसी मूवी का हुआ नहीं। मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरी टीम यहाँ की, तो हमने सोचा नहीं यार, अगर ये 100 डेज यहाँ शूट होता है तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा इससे। और इसमें आप देखोगे, मतलब मेरी जो टीम है ना, आप देखेंगे मेरी टीम पूरी ऑलमोस्ट कश्मीर से ही है। इसके बाकी इसमें आप देखोगे, आप कश्मीर में मतलब बहुत कुछ देखने मिलेगा इसमें आपको, कश्मीर की जो मतलब सच्चाई, ये मूवी रियल बेसिस पे होगी। इसमें मतलब कोई फिक्शनल नहीं होगा, आप देखेंगे रियलिटी ऑफ कश्मीर होगी ये मूवी। जी बताएं, क्योंकि हमने देखा कि मुख्तलिफ फिल्मों में भी आपने काम किया, थोड़ा वो भी बताएं। जी, मैंने मतलब आप देखेंगे, मैंने इससे मतलब हमने जो मतलब अभी जो मूवी में मैंने एक्टिंग भी किया, अभी आप देखेंगे पिछले साल ही हमने एक मूवी शूट की यहाँ पे, जिसका नाम था $1 मिलियन टू, हॉलीवुड मूवी थी, जिसको मतलब अभी रिलीज होगी, अगले महीने रिलीज है वो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रिलीज होगी वो। कि वो मूवी थी जिसमें मैंने एज एक्टर कैरेक्टर लीड एक्टर रोल किया, प्रोड्यूसर भी था मैं मूवी का और लीड एक्टर भी हूँ उसका, जिसका मतलब आप देखो कि उसमें मैं समीर रस्तोगी, डीआईजी समीर रस्तोगी का कैरेक्टर मैंने किया उसमें, जो एक मतलब ब्रिटिश स्टोरी है कि मतलब उनकी बच्चियां मिसिंग होती कश्मीर में, कैसे उनको रिकवर करके हम देते हैं, उस पर बनी। फिर उससे पहले हमने यूपी फाइल्स की थी, द यूपी फाइल्स मूवी की थी, जिसका शूट मैंने जम्मू किया था। उसमें मैं प्रोड्यूसर कम विच और प्लस कैमरे में भी हूँ मैं उसमें, एज मोदी जी का जो सिक्योरिटी इंचार्ज उसमें मैंने दिया, मतलब मैं उसमें एक ऑफिसर का कैरेक्टर भी कर रहा हूँ। उससे पहले भी हमने बैक कैमरे में मैंने काफी मूवी की है, लेकिन ये जो मूवी है इसको मैं प्रोड्यूस खुद कर रहा हूँ। ये मूवी प्रोड्यूस मैं ही कर रहा हूँ। ये मूवी का बजट भी थोड़ा हाई है, तो लेकिन ऊपर वाले की मदद से मतलब मुझे जो इन्वेस्टर मिले उन्होंने मुझे, क्योंकि इस मूवी का बड़ा थोड़ी बिग मूवी, तो लेकिन ऊपर वाले ने इसमें काफी मुझे मदद की और लोग भी बहुत अच्छे मिले, जिनकी वजह से मतलब ये सक्सेस हो पाया, नहीं तो पॉसिबल नहीं था। क्योंकि कश्मीर में मैंने एक सॉन्ग किया, वादी के फिरिश्ते मैंने सॉन्ग किया, जो मतलब इंडियन आर्मी पे ये रेस्क्यू ऑपरेशन की इंडियन आर्मी, मतलब ऐसा नहीं कि इंडियन आर्मी को हम सोचते यार वो टेररिस्ट से लड़ेंगे, इसमें नहीं, ऐसा नहीं होता। मैंने उसके जरिए ये दिखाया कि इंडियन आर्मी मतलब अगर कहीं पे भी कुछ तकलीफ होगी किसी को भी, इंडियन आर्मी वहाँ सबके साथ है। उस वादी के फिरिश्ते सॉन्ग का वही मतलब था। और फिर मैंने कश्मीरी हमारा यूथ जो टैलेंट, मैंने एक सॉन्ग किया, वो मेरा कर्मा तू मेरा, उसका मैंने किया अभी मतलब कश्मीरी वर्जन, वो भी बहुत अच्छा। लड़कों ने यहाँ पे टैलेंट दिखा था कि मतलब हमारे बच्चों के पास कितना टैलेंट है, लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जिसके लिए मैंने सरकार को रिक्वेस्ट भी की थी, सर यहाँ पे कश्मीरी बच्चों के लिए इनके पास इतना टैलेंट, इनको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है। अभी तक सरकार मैंने, क्योंकि मैं मिला भी था, मतलब गवर्नर साहब से मिला, उमर साहब से भी मिला हूँ मैं इस चीज़ के लिए पर्सनली। मैंने बोला था उनको, सर हमें लैंड चाहिए, कम से कम 40 से 45 कनाल कहीं पे अगर हमें लैंड मिले, हम एक इंस्टीट्यूट बनाएंगे, फिल्म इंस्टीट्यूट बनाएंगे, ताकि उससे क्या होगा, यहाँ का जो यूथ है, जैसे किसी के पास कोई टैलेंट है, उसको उसमें और थोड़ी सी जरूरत है निखारने की, तो वहाँ पे वो सीखेगा। के तौर पर जब यूथ के अंदर जो टैलेंट होता है तो उसको निखारने की ज़रूरत होती है, तो और मुद्दा और मकसद उनका यही है कि किस तरह से जो है रियलिटी जो है कश्मीर की वो लोगों तक पहुँचे। किस खास रिपोर्ट के साथ जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए बांडीपोरा से मैं वाहिद मकबूल। पुलवामा जिले में भेड़ की ऊन की फरोख्त के बाजार में बहरान गहरा होता जा रहा है, जिससे भेड़ पालने वाले किसान शदीद माली परेशानियों का सामना कर रहे हैं। कुछ साल पहले जहां ऊन की कीमत 100 से 160 रुपए फी किलो थी, अब ये कम होकर सिर्फ 15 से 30 रुपए फी किलो रह गई है और खरीदार मिलना भी मुश्किल हो गया है। जिले में 2 लाख से ज्यादा भेड़ है और हायर एजुकेशन हासिल करने वाले नौजवान भी इस पेशे को अपनी लाइवलीहुड के लिए अपनाते हैं। किसानों ने कहा कि सालों की मेहनत, चारा पानी और वक्त देने के बाद भी अब उन्हें नुकसान ही हो रहा है और ऊन और भेड़ की खाल की फरोख्त से मिलने वाली इजाफी मदद भी खत्म हो गई है। ज़राअत महकमे और आला अफसरान से किसानों ने फौरन मुदाखलत करने, फेयर प्रोक्योरमेंट सिस्टम या सब्सिडी मंसूबे नाफिज करने की अपील की है, ताकि इस इंडस्ट्री और हजारों खानदानों की जिंदगी को बचाया जा सके। यहाँ पर 90% जो लोग हैं वो ये भेड़ बकरियों के पे मतलब मैसर है। तो पहले लगभग 2-3 साल पहले जो इसकी प्राइस थी ये उनकी 70 से 80 kg थी। आज लगभग 2-3 साल हो गए हैं, पहले मतलब 70-80 थी, आज 10-15 है। मतलब जो हम ये लोग हैं यहाँ के 90% ये मतलब इसी पर मैसर करते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।